सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब पीईएस, ठीक है। पीईएस का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, एक्चुअली हम किसी एटम या मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वो जो एनर्जी लेवल है वो कैसे पता लगाएंगे, उसके आयनाइजेशन एनर्जी के आधार पे या बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो एटम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो कोर पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन वाला होता है। इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या होते हैं, नेगेटिव। इतना तो आपको मालूम है, ठीक है। इनका हर किसी का ये एक एनर्जी लेवल होता है, मतलब कोई ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इन एनर्जी लेवल्स का पता लगाने के लिए मतलब क्या करते हैं हम, इन एनर्जी लेवल्स में रेडिएशन डालते हैं। इतना रेडिएशन डालते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाए, बाहर हो जाए, ठीक है। मतलब एनर्जी बैरियर को तोड़ के बाहर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम या मॉलिक्यूल है ना, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो है ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल है ना, सबसे बाहरी ऑर्बिटल है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन टाइटली और मतलब न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ये सब आप पढ़ चुके हो। फिर थर्ड, ठीक है। तो ये सारी की सारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये बताती है कि एनर्जी लेवल किस किस स्तर तक जाता है या फिर किस स्तर तक बढ़ता है, घटता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंदर की ओर धंस जाएगा, जिससे इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा और डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी घटना होती है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें आज जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये सारा चीज़ें समझ में आएगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे मेनली हमको इस प्रिंसिपल देखना है। तो प्रिंसिपल तो क्या है, जैसे यही है, डायग्राम ही ले लो, कोई बात नहीं, डायग्राम ही ले लो। यहाँ पे मान के चलो कोई एनर्जी वाली बीम हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाते हैं। अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी वाली लाइट चाहिए, अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये मजबूती से जुड़ा हुआ है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसका प्रिंसिपल ही यही है कि यह स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्य रूप से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी सतह पे जब हम हाई एनर्जेटिक लाइट या बीम डालते हैं तो वहाँ से उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मिल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री अल्ट्रा के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जब किसी एटम पे उपयुक्त एनर्जी वाली लाइट, देखो उपयुक्त एनर्जी कहने का मतलब क्या है, ऐसी लाइट जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली लाइट, देहली ऊर्जा वाली लाइट, ठीक है, डाली जाती है, तब उसके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं सरफेस से। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक डायग्राम छोटा सा बनाया हूँ समझने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइट हम डालते हैं, किसी कोई एटम है या फिर मॉलिक्यूल है या मेटल है, चाहे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या डालते हैं, E = H न्यू, क्या होता है, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन
होता है उसको हम यहाँ पे डालते हैं, और इस फोटोन की एनर्जी इतनी है कि वो यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, तो न्यू का मान हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब काफ़ी धार होनी चाहिए उसमें, धार समझते हो, ठीक है, काफ़ी तेज होना चाहिए। तो वो लाइट यहाँ पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर वो कैपेबल है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन जाएगा, वो M+ बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हम रिसेप्टर से एक्सेप्ट करके कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी को, है ना, इसकी इंटेंसिटी को, इसका फ्लक्स को हम स्टडी कर लेते हैं। तो यही स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर लेना। अब यहाँ पे एच न्यू हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद भी एच न्यू की एनर्जी जो है उससे ज़्यादा हो सकता है एच न्यू की एनर्जी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी ये ऊर्जा बच जाए। तो वो ऊर्जा किसको मिल जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो एच न्यू, और यहाँ पे एच न्यू इक्वल टू मैंने कहा है यहाँ पे फाइव प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी। तो फाई यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या कहलाएगा, जो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी यूज होती है उसका वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। और जो बचा हुआ एनर्जी है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा वो उसके मूवमेंट में काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप खुद से एक्सप्लेन करोगे, ये डायग्राम और ये जो इक्वेशन है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इससे पहले भी हमें जो वीडियो है उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे अलग से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, एच न्यू में हम फाई माइनस कर देंगे, वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे मान के चलो 10 है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में 5 यूज हुआ, तो 5 कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पे, तो उस 5 को निकालने के लिए 10 से 5 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा मैथमेटिक्स। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस है इसको हम एक ग्राफिकल वे में समझ सकते हैं, ठीक है। देखो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कवर होगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फोटोन हम डालते हैं, देखो ये वाला जो लेवल एनर्जी लेवल है वो क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन के लिए है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो वाला एनर्जी लेवल है वो क्या है, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ये पेयर में दिखाया हूँ, पेयर भी हो सकता है, नॉन पेयर भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में को यदि हम निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है, UV-PES, यूवी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी लाइट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो केवल क्या करे, बैलेंस वाले को ही निकाल सके। लेकिन वही अगर हम एक्सरे यूज़ करें तो एक्सरे क्या करता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन को भी निकालने का क्षमता रखता है, तो इसको हम XPES कहते हैं। ये क्या है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिट दिखाया हूँ, ये इसका आयनाइजेशन लिमिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया, मतलब उसके सरफेस से बाहर आ गया, ठीक है। ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस नहीं, ये आयनाइजेशन बैरियर है, लिमिट है, जिससे बाहर अगर एनर्जी मिल जाती है, उससे बाहर निकलने की एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। और जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है वो क्या बनाता है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बनाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से लेकर इधर जो भी एनर्जी मिल रही है, ये वाला जो तीर निशान है वो क्या दिखाता है, काइनेटिक एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। अब रही बात जैसे बैलेंस सेल में है, ठीक है, बैलेंस सेल के लिए मैं यहाँ पे एक मार्क लिया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, लिमिट से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। समझ रहे हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कहाँ है, आयनाइजेशन लिमिट से लेकर यहाँ तक, एनर्जी लेवल तक, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस अगर लोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बंधने वाली ऊर्जा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधने में जो ऊर्जा खपत किया हुआ है ना, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। वो एनर्जी खपत किया है तभी बंधा हुआ है, अगर उसके पास एनर्जी होता तो वो निकल जाता, ठीक है। ये जिसके पास ऊर्जा होता है वो उछल कूद करता ही है, और जो जिसके पास ऊर्जा नहीं होता वो बेड पे पड़ा रहता है। इंसान की बात करें, ठीक है, बीमार हो जाता है तो कैसे हो, उसके पास एनर्जी कम हो जाती है, बीमार व्यक्ति के पास एनर्जी कम, मतलब बेड में पड़ा रहता है, बेड रेस्ट, है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये बेड रेस्ट में है, समझ लो। उससे ज़्यादा
है ना। देखो क्या है, ये एरिया छोटा है, ठीक है, यहाँ घूमने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ये एरिया बड़ा है, यहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा रास्ता है। तो ये कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, ये उससे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा अगर एनर्जी मिल गया तो इसके स्फीयर को तोड़ के निकल गया। अगर इसको और ज़्यादा एनर्जी मिल गया तो ये क्या हो गया, उसके स्फीयर को तोड़ के निकल गया। ठीक है, मतलब इसके कवरेज एरिया से आउट ऑफ द कवरेज एरिया हो गया। ठीक है, आजकल बस यही चल रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, है ना। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है वो दिखाता है, डायग्राम क्या दिखाता है, UPES और XPES को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगर वो बैलेंस सेल का है तो फिर क्या होगा, UPES, और यदि वो कोर इलेक्ट्रॉन है तो XPES। दोनों तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टाइप है समझो, चूँकि इसको आप सिद्धांतिक रूप से ही बता सकते हो, तो सिद्धांत में ही इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी, या कह सकते हो कि प्रोबेबल बाइंडिंग एनर्जी, मैंने कहा ना बाइंडिंग एनर्जी जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उसके स्फीयर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये लास्ट में आप एक चीज़ जो है यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, इसके बाद में दो लाइन पे आपको UV-PES बताना है और एक्सरे PES बताना है। एक्सरे UV-PES क्या है, ये केवल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने में सहायक होता है। इसमें यूवी रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूवी रेज वाली, एक U है और एक V है। ठीक है, यूवी वाली में क्या होगी, यूवी रेज हम यूज़ करेंगे, यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सरे PES क्या है, इसको XPES हम वहाँ पे दर्शाए थे। इसी को एक दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, ESCA। ESCA का मतलब क्या होगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन, S फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉर केमिकल एनालिसिस, CA मतलब केमिकल एनालिसिस। तो जो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जो केमिकल एनालिसिस होता है वो XPES ही होता है, या फिर ESCA होता है। ये मेथड हम लैब में मेजरली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो रे यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एक्स रे होता है, जो हाई एनर्जेटिक बीम होती है, जो कि कोर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनली प्रिंसिपल। देखिए, आपको क्या है ना, लिखना है तो इफेक्टिव लिखना है, ऐसा लिखो, ऐसा बताओ कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसके अंदर एक अच्छा इंप्रेशन जम सके। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। लिखो भी ऐसा पॉइंट वाइज लिखो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं चैनल में, अगर आपकी सहेली, आपके फ्रेंड्स हैं तो फिर उनको जोड़िए साथ में। और इस चैनल में आपको आपसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे इसी तरह के नोट्स के साथ। ठीक है, और इसी से आपको नोट्स भी बनाना है। आप एक्स्ट्रा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बोलते हैं कि नोट्स भेज दीजिए सर, तो फिर नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जो है वो आपको वीडियो देख के ही बनाना है। ठीक है, थोड़ा मेहनत आप करो, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। और हाँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है नहीं मिल पाता है, तो लगातार वीडियो नहीं आ पाता है। ठीक है, कभी मेरा तबीयत ख़राब हो गया, अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, पर मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, है ना। थैंक यू।